त्रिपाठी जी से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं, करें। और ये जो प्रोग्राम है ये उन्हीं के लिए आयोजित किया गया है। ये प्रोग्राम पहले 4 तारीख और 5 तारीख को होना था और उन्होंने कहा कि मैं 25 तारीख को जबलपुर में रहूँगा, तो 25 तारीख को कैसे उनका ये प्रोग्राम किया जाए, और इसमें तो फिर हमने ये डेट पोस्टपोन करके 25 और 26 किया। तो मैं निवेदन करती हूँ भूपेंद्र त्रिपाठी जी को आएँ और हमें अपना आशीर्वचन दें। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। अर्थात जो व्यक्ति ठीक से बोल भी नहीं पाता ऐसा व्यक्ति एक वाचस्पति बन सकता है। जो व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पाता ऐसा व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पर्वतों को लांघ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि असंभव सा लगने वाला कार्य भी संभव हो सकता है यदि यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव, यदि उस माधव की कृपा हम पे हो। पर इस श्लोक के ऊपर, संस्कृत का ये श्लोक आप में से कई बार लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर जब मैंने मंथन किया तो मुझे ऐसा लगा कि माधव जो है, जो भी हमें ईश्वरीय सत्ता जिसको भी हम मानते हैं, परम सत्ता, डिवाइन पावर, वो सबके ऊपर एक प्रकार से समान कृपा रखते हैं। पर क्या हमारे अंदर हम क्या कृपा के पात्र हैं, ये उसके ऊपर निर्भर होता है। असंभव को संभव करने की शक्ति हमारे अंदर तब आती है जब हम कृपा के पात्र बनते हैं। तो कृपा के पात्र कैसे बनना जाए, उसके लिए मैंने और अधिक जब गहराई से इस पर विचार किया तो मेरे अंदर से एक आवाज उठी और उसको मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि शक्तियों के, जैसे कि मैंने बताया था, मेरा विषय भी यही था कि मौलिक सशक्तिकरण कि एक फंडामेंटल तरीका है एम्पावरमेंट करने का दिव्यांग लोगों का, और वो 5 तरीके की शक्तियों के ऊपर आप ऐसे मान के चलिए कि वो एक आधारित है, उसकी रूपरेखा एक ढांचा है। और इस पिरामिड के सबसे नीचे जो शक्ति है वो है शारीरिक शक्ति। तो शारीरिक शक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को बढ़ानी है तो उसको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, व्यायाम करना होगा, है कि नहीं, और जिम जाना होगा, स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें करने से शारीरिक शक्ति का विकास होता है। तो क्या शारीरिक शक्ति एक दिन में बढ़ जाती है क्या, कुछ दिनों में बढ़ जाती? नहीं, शारीरिक शक्ति का विकास करने में, उसका डेवलपमेंट करने में हमें काफी लंबा समय लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? जो दूसरा इसका आयाम है वो है इंद्रिय शक्ति। इंद्रिय शक्ति माने जो हमारे 5 इंद्रिय हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये सारी जो इंद्रियां हैं, इसके ऊपर आधार पे अगर कोई टैलेंट्स या हमारे अंदर कोई कलाएं हैं, जैसे कोई गायक है या कोई चित्रकार है या कोई तीरंदाजी करता है, स्पोर्ट्स में आर्चरी करता है, तो उसके लिए उसको कोई ना कोई तबला वादक है, तो इसके लिए उसको कोई ना कोई इंद्रियों का उसके ऊपर उसको साधना करनी पड़ेगी अपने इंद्रियों की। और इंद्रिय शक्ति का विकास करने के लिए भी काफी लंबा समय लगता है। तीसरा आयाम है बौद्धिक शक्ति। जो बौद्धिक शक्ति है उसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। पहला था शारीरिक शक्ति, उसका मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा है इंद्रिय शक्ति माने सेंसरी स्ट्रेंथ, और जो तीसरा मैं जिसके बारे में बोलूंगा वो है बौद्धिक शक्ति यानी कि इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ को का विकास करने के लिए भी हमें काफी अपना समय देना होता है, और उस समय में कई बार निरंतर अभ्यास, रिविजन करने के बाद ही हमारा बौद्धिक विकास होता है। हम ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से या एक बार अध्ययन, उसको हमें गहराई में उतरना होता है, तब पूरी तरीके से बौद्धिक विकास होता है।
तो इस तरीके से अभी तक मैंने आप लोगों को जो 3 तरीके की शक्तियां बताई हैं, हमारा आप देखिए जितने भी आजकल के ज़माने में जो संस्थाएं चल रही हैं और जितने भी माता पिता हैं, वो सब अपने बालकों का जब विकास करने का, जो डेवलपमेंटल हम लोग विकास करते हैं, विकास की सर्वांगीण विकास की जब बात करते हैं, तो केवल वो मात्र इन 3 शक्तियों पे ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि उनका शारीरिक विकास अच्छी तरह से वो सुदृढ़ रहे, उनका बौद्धिक विकास हो, इसलिए वो लोग अलग अलग तरीके के ट्यूशंस में, स्कूल्स में अच्छे से अच्छे महंगे उसमें उन लोगों को डालते हैं। इंद्रिय शक्ति का विकास करने के लिए उनको अलग अलग ये सब जो क्लासेस चलती हैं, ड्राइंग क्लास, डांस क्लास और कई तरीके की म्यूजिक क्लास, तो ये सब में उनको डाला जाता है बच्चों को। पर ये तीनों शक्तियां आपने कई समय तक आपने श्रम दिया, समय दिया, इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद जो ये प्रतिभाएं निखर के आती हैं, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि ये हर समय एक जैसी नहीं रहती, कुछ समय के बाद ही धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। लॉन्ग टर्म में हमारी शारीरिक शक्ति जो युवावस्था में होती है वो धीरे धीरे आगे चलकर कम होने लगती है। इसी तरह बौद्धिक शक्ति हर समय एक समान नहीं रह सकती, हमारा हर समय साथ नहीं दे सकती। हम चाहे कितने भी शारीरिक सुदृढ़ क्यों ना हो, पर अगर यदि कोई सीढ़ी से गिर जाए तो क्या उसको फ्रैक्चर नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? नहीं ले सकते। तो शारीरिक शक्ति चाहे हम कितने भी चाहे स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, मगर उसमें एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमाएं हैं। बौद्धिक शक्ति की भी सीमाएं हैं, इंद्रिय शक्ति की भी सीमाएं हैं। कोई कितना भी रियाज कर ले, मगर मंच पे जाने के बाद अचानक से सबके सामने जो लाइव कॉन्सर्ट होता है ना, उसमें बड़े से बड़े संगीतज्ञ और विशारद लोगों का भी कभी कोई त्रुटि हो सकती है। और इन तीनों शक्तियों के परे मैं आज आपके सामने 2 शक्तियों के बारे में और बात करूंगा, जो सीमाओं, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, जिनका जो अनंत है और जिसके ऊपर आंशिक रूप से देखा जाए तो बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ये नेग्लेक्टेड है। और इन 2 शक्तियों के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करके मैंने मेरे जीवन में जितने भी सिद्धियां या मुकाम हासिल किए हैं, वो बाकी की 2 शक्तियों पे मैंने ध्यान दिया। और आप लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सी 2 शक्तियां हैं? ओके, तो जो अगली शक्ति है उसको कहते हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यानी कि द पावर ऑफ योर विल पावर, इच्छा शक्ति या विल पावर। इसका विकास कैसे किया जाए? इसका विकास करने के लिए थोड़ा हमें अपने भीतर अंतर्मुखी होना पड़ेगा। 24 घंटे दिए थे प्रभु ने, हम सबको 24 घंटे एक बराबर दिए हैं। इस समय में अपनी सारी व्यस्तता और कमिटमेंट के बावजूद यदि हम थोड़ा समय अंतर्मुखी हो सके तो हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर का बहुत मतलब ट्रिमेंडस उसमें विकास होता है। विल पावर, प्राणायाम करें, ध्यान करें, समाधि में जाए, कोई भी योग करें, कोई भी तरीके से आप, या तो फिर अपने आप प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं, उस समय मौन में रहें, अपने भीतर में रहें, अपने भीतर की आवाज को सुने, वो बहुत जरूरी है इच्छा शक्ति के विकास के लिए। तो क्या आप सब लोग को याद रहेगा ये बात कि शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और इंद्रिय शक्तियों से परे भी एक शक्ति है, वो है इच्छा शक्ति। और जो सबसे चरम पे है, जो मतलब पराकाष्ठा कहते हैं, क्या कोई मतलब गैस करेगा, कोई अंदाजा लगा चाहेगा कि उसका क्या, जो 5वां आयाम है शक्ति का, जो सबसे पावरफुल है, आत्मशक्ति। एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। आत्मशक्ति। आत्मशक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका विकास हम कैसे कर सकते हैं? एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो और उस समय अगर आप भगवान के सामने कृतज्ञ हो जाएं या किसी के भी प्रति, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं ऐसे लोगों को सच्चा योद्धा मानता हूँ, सच्चा शूरवीर मानता हूँ, आत्मशक्ति का धनी मानता हूँ, जो लोग विपरीत परिस्थितियों में
प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे यहाँ पे मेरे से पहले कई सारे द्विवेदी साहब और इतने लोगों ने जिन्होंने अपने चर्चा के अपने जीवन को खोल के रखा, इन्होंने कितनी विपरीत पर उन्होंने बताया कि नेगेटिविटी के लिए पॉजिटिविटी को खोजना है। एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने आत्मशक्ति का परिचय दिया। हम कैसे भी परिस्थिति हो प्रभु, क्योंकि भगवान जो भी हमें दे रहा होता है, जिस परिस्थिति में डालता है, किसी भी व्यक्तियों से मिलाता, विपरीत व्यक्ति परिस्थिति या ऐसी सिचुएशंस में डालता है, तो वो हमारे अंदर से कहीं ना कहीं किसी चीज का, अगर हम इसका उल्टा करते हैं, अगर हम धन्यवाद या कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोगों का मन क्या करता है? कंप्लेंट्स, शिकायत। जैसे कि मिताली मैडम, आप लोग इतने दूर से आए हैं, तो विकलांग सेवा भारती के प्रति कई सारे लोगों को कुछ है ना, तो अगर हम शिकायतों से भरे रहेंगे तो हमारा कभी भी आत्मशक्ति का विकास नहीं होगा। और हमें अपना बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये मन है कि हमें बार बार खींच के ले जाता है शिकायतों की ओर, पुनः बार आपको अपने मन को आत्मशक्ति का, अगर आपने आत्मशक्ति का विकास कर लिया और इच्छा शक्ति का, तो बाकी की तीनों शक्तियां, शारीरिक, बौद्धिक और इंद्रिय शक्ति, अपने आप स्वतः आपकी तरफ दौड़ी कर आकर्षित होकर आपके अंदर समाहित हो जाएंगी। मैंने ये मेरे जीवन में खुद अनुभव किया है, इसलिए आज मैंने सोचा कि आज आप सब लोग जो स्पेशल एजुकेटर्स पूरे देश से आए हैं, कोने कोने से, और ये विकलांग सेवा भारती, मैं साधुवाद देना चाहूँगा मैडम मिताली बैनर्जी जी को, जो कि यहाँ की सेक्रेटरी हैं। और सर्वप्रथम मुझे एक्चुअली अपना चरण स्पर्श और प्रणाम कहना चाहिए था, अर्पण मैं अभी करता हूँ श्रीमती परम वंदनीय जयश्री बैनर्जी माता जी का, और क्योंकि वो इस विकलांग सेवा भारती की नींव स्तंभ, आधारशिला जिसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये पूरी इमारत टिकी है, तो माँ आपको प्रणाम, आपका आशीर्वाद हम सबका मार्गदर्शन बना रहे। और मंच पर आसीन बाकी लोगों का भी मैं दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा, चाहे वो डॉक्टर उत्तम घोष हो, डॉक्टर मौसमी जी हो, या द्विवेदी सर हो और अग्रवाल जी हो, ऐसे सारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनका मैं डिटेल में मेरे को उनका परिचय नहीं हो पाया है, पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं अंत में अपने इस वक्तव्य के, अपने जीवन के बारे में जो जैसे कि मिताली मैडम ने बताया, उसको मैं थोड़ा संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा है कि आप सब लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। यदि सुन रहे होंगे तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि मैं देख नहीं सकता आप लोगों को मुस्कुराते हुए, तो आप ताली बजा के मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जैसे कि 12th साइंस में मैंने CBSE बोर्ड में मैंने गुजरात को टॉप किया था, और उसकी वजह से मुझे धीरूभाई अंबानी जो इंजीनियरिंग हुई थी वो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति से वो उसने स्पॉन्सर किया था। इंजीनियरिंग मैंने की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माने कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसके बाद मुझे उसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 IT सर्विसेज कंपनी, बहुत ही इंडिया की तो नंबर 1 है ही, वो कंपनी मानी जाती है। वहाँ पे मैंने 8 साल अलग अलग रोलों, मतलब अलग अलग रूप से वहाँ पे मैंने कार्य किया। एक प्रोजेक्ट प्रोग्रामर के जैसे, एक टीम मेंबर, प्रोजेक्ट लीडर, और एक टेक्निकल फैकल्टी के जैसे। यहाँ पे आप सब लोग जैसे स्पेशल फैकल्टी हैं, वहाँ पे भी मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का कुछ जो नए नए इंजीनियर्स रिक्रूट होते हैं उनको टेक्निकल एज, वहाँ पे मुझे कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया मेरे पहले एम्प्लॉयर द्वारा, जैसे कि बेस्ट प्रोग्रामर, बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर और बेस्ट टेक्निकल फैकल्टी अवार्ड, TCS टॉप 10 कोडिंग कॉन्टेस्ट अवार्ड, जावा G2EE, इस तरीके से कई सारे अवार्ड्स हैं। पर नियति ने एक दिन अचानक से एक करवट लिया, और एक रात्रि को मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था कि अचानक से मैं गिर पड़ा और अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो बार बार प्रयास करने पर भी मैं गिर जा रहा था। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, फिर माँ को आवाज़ दी, और फिर कुछ लोगों की सहायता से किसी तरह से मैं पलंग पे गया। अगले दिन सुबह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, जैसे पाँव में कोई शक्ति नहीं है।
मैंने बताया शारीरिक शक्तियों की सीमाएं होती हैं। तो ये जो न्यूरो सर्जन है उनको बुलाया गया। अपॉइंटमेंट के बाद जब पता चला कि MRI स्कैन हुआ तो उन्होंने देखा कि मेरी पूरी जो स्पाइन है, मैंने रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर्स, कैंसर के ट्यूमर्स फैल चुके थे। और उस समय में मेरे करियर के एकदम पीक पे था, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और आप सोचिए ना कि मुझे मेरी कंपनी मतलब TCS मुझे फिनलैंड भेज रही थी, यूरोप की एक कंट्री है, और वहाँ पे मेरा वीज़ा भी स्टैम्प हो गया था, मेरे जाने की तैयारियाँ चल रही थी। और उस समय मेरे को ये पैरालिटिक अटैक माने कि पक्षाघात लगवा हुआ, और MRI से पता चला कि ये कैंसर है। और बाद में जब मुझे पता चला बायोप्सी से, तो बायोप्सी से पता चला कि ये अंतिम स्टेज माने 4th स्टेज में ऑलरेडी कैंसर पहुंच चुका है। और मेरे बचने के लिए डॉक्टरों के अनुसार केवल 5 से 6 हफ्ते इस दुनिया में बाकी थे। और ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि एक मन की स्थिति क्या होती है, मतलब मन निराशा। और एक मेरे माता पिता के ऊपर सुन के आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, इनका एक जवान पुत्र इस तरीके से। तो मगर मैंने मेरी माँ के आंखों में आंखें डाल के, उस समय मैं देख सकता था, तो आंखों में आंखें डाल के जब देखा तो मुझे एक पल के लिए भी उनकी माँ के आंखों में कोई शोक, विलाप, संताप, शिकायतें, फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं दिखा, कंप्लेंट्स। तो फिर मैंने सोचा ये जब मेरी माँ इतनी फौलादी है तो फिर मैं भी एक फौजी के भांति अपने अंतिम सांस तक इस कैंसर से लड़ाई करूंगा, और मुझे जाना भी पड़े तो इस दुनिया से मैं हंसते हंसते एक योद्धा, एक शूरवीर की तरह मुस्कुराते हुए जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। इस तरीके से इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति का। और फिर मैंने डॉक्टर लोग ने बोले कोई फायदा नहीं इनके इलाज का, इनको आप घर ले जाइए, क्यों परेशान कर रहे हैं। पर मेरी माँ ने उस समय फिर से एक उद्घोष किया कि मैंने मेरे इस पुत्र को इस दुनिया में लाई हूँ किसी चमत्कार के लिए, तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं इसको इस दुनिया से बिना किसी इलाज के मैं इसको जाने नहीं दूंगी, आगे जो होगा देखा जाएगा। आप तो इस तरीके से मेरा इलाज शुरू किया अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स बोल रहे थे कि ये व्यर्थ है, तो और फिर एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। 13 महीनों तक मेरा इलाज चला, और एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे 100% कैंसर मुक्त, मतलब कैंसर से को मैंने हरा दिया, ऐसा डिक्लेयर किया गया। और बहुत मेरे परिवार के लिए, मेरे स्वजनों के लिए वो बहुत ही बड़ा दिन, मतलब इससे बड़ा कोई खुशी का उनका पारावार नहीं था। पर उस समय मैं पहले मुझे चश्मा पहनता था, आंखों में थोड़ा पावर थे, पर उस समय तक मेरी आंखों में थोड़े पावर बढ़ गए थे और मुझे धुंधला धुंधला काफ़ी दिखने लगा था। तो जब आई डॉक्टर्स के बाद में चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि आपकी आंखों की नस पे बुरा असर पड़ा है, जो भी आपको थोड़ा बहुत दिखता है 20% 25% वो भी चला जाएगा 2-2.5 महीने में, और इसका कोई इलाज नहीं है। ये कोई न्यूरोटॉक्सिन्स है इसके कारण, साइड इफेक्ट्स। तो ये इस तरीके से आप सोचिए कैंसर को मैंने हराया, मगर जबकि दिव्यांगता से मेरा मतलब आमना सामना हुआ, तो दिव्यांगता एक ऐसी चीज है जो हिला के रख देती है, इसका अनुभव मैंने किया। कैंसर मुझे एक पल के लिए भी इतना नहीं हिला पाया जितना मुझे और मेरे माता पिता को वो उस दृष्टिबाधित होने के उसने झकझोर के रख दिया। पर फिर मेरी माँ ने ये मुझे मंत्र सिखाया, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते, तो असंभव को संभव करने। तो इस तरीके से फिर ये मंत्र, जैसे कि कृष्ण जी ने अर्जुन को शंखनाद किया था ना, उस तरीके से मेरी माँ ने मेरे अंदर ये मंत्र फूंक दिया मेरे कानों में, और एक नया जोश के साथ मैंने फिर से कमर कस ली। ब्रेल में वापस एक नए सिरे से क ख ग ABCD वापस। आप सोचिए जो इंजीनियर हो, जो MBA गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसको वापस क ख ग ABCD वापस लिखना पढ़ना सीखना पड़े। एक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, पर विडंबना ये थी कि मैं मेरे खुद का लैपटॉप और स्मार्टफोन उस समय यूज नहीं कर पा रहा था। तो मुझे जानकारी नहीं थी कि ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है जो उनको ये सब में इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए वो सक्षम बना देता है। इसकी जैसे ही मुझे जानकारी मिली, ये सब इंस्टॉल करके मैंने सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां शुरू की। एक ही वर्ष में 2014 में मैंने 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए, और बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लरिकल एग्जाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्लास 3 और यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया। इंटरव्यू कॉल मात्र 13 नंबरों से मेरा रह गया। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्लास 1 मैनेजर का एग्जाम प्रीलिम्स में और इंटरव्यू मैंने पास किया, और मैंने 2015 में मैनेजर की जैसे ज्वाइन किया है आरबीआई में। आरबीआई में ज्वाइन करने के तुरंत बाद मुझे कई सारे अवार्डों से फिर से नवाजा गया है। मुझे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट ट्रेनी अवार्ड आरबीआई में, जो कि पूरे इंडिया में से जो आरबीआई में मैनेजर सिलेक्ट होते हैं प्रोबेशनर्स ट्रेनिंग, उस बैच में मुझे बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड मुझे मिला था। तो ये गौरव हम से मेरा नहीं है, ये हम सब दिव्यांग हमारे पूरे समाज का है। इसके लिए मैं आप लोगों को जरूर मैं इसलिए आपके सामने ये सब साझा कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी इसको सुन के गौरव जरूर होगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और 2017 में मैंने एक तरीके से इतिहास रचा पूरे विश्व का। मैं प्रथम दृष्टिबाधित व्यक्ति बना जिसने कि एक IMF करके एक संस्था है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग विषय में ये कठिन परीक्षा रखती है हर साल। मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग एक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक विषय है, वो जो देश की जीडीपी और ये सब इन्फ्लेशन उसके बारे में ये परीक्षा होती है। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाला पूरे विश्व का प्रथम दृष्टिबाधित व्यक्ति मैं 2017 में मैं बना, और उसमें भी मुझे 93% से मैंने एग्जाम पास किया। और उसके बाद आरबीआई ने मेरा नाम रिकमेंड किया, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को ये बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित लोगों में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी के रूप से मेरा नाम प्रपोज किया, और भारत सरकार ने मुझे फिर ये राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया 2018 में। और इस प्रकार से 5 वर्ष की यदि कोई मुझसे पूछता है कि आपकी उम्र कितनी है, तो मैं आजकल यही लोगों को जवाब देता हूँ कि मैं केवल 5 साल का ही हूँ, क्योंकि जब से मैंने दृष्टि खोई तब से मेरा एक नया जीवन शुरू हुआ है। और 5 साल की अल्पायु में मैंने ये सब भगवान की कृपा, और वो कृपा के लिए मैंने थोड़ा पात्रता भी की है, उसके लिए मैं सजग रहा हूँ कि मेरा मन बार बार उधर ना भागे, कृतज्ञता की ओर जागे। और जब भी कभी मैं आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति, ये दोनों एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड, आपको मूल मंत्र अपनी गांठ बांध ले आप लोग। अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो मैं सोचूंगा कि मैं अहमदाबाद से जो दूर से आया हूँ आप सबके बीच, तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। तो क्या आप लोग ये करेंगे? जोर से बोलिए। आत्मशक्ति को कैसे विकास करते हैं? कृतज्ञता के भाव से। आत्मशक्ति का ह्रास कैसे होता है, उसका विघटन कैसे होता है? अपने मन को शिकायतों और फरियादों में उलझा के, ठीक है, हमें उससे सावधान रहना है। इच्छा शक्ति के विकास के लिए हमें अंतर्मुखी होना है, दिन में थोड़े पल, हाँ? तो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना है। अंत में मैं अपनी स्वरचित हिंदी की एक कविता काव्य रचना को आपके सामने, उसकी कुछ पंक्तियों को, पूरी कविता को नहीं, क्योंकि मेरे को भी अभी समय की सीमाएं हैं, तो मैं कुछ पंक्तियों को देके आपके समक्ष निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कविता का शीर्षक है कैसे कह दो। एक प्रश्न है, कैसे कह दो, कैसे कह दो कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दो कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं, कैसे कह दो कि हार गया हूं मैं, कैसे कह दो कि हार गया हूं मैं, जाने कितनों की जीत का कारक हूं मैं, जाने कितनों की जीत का कारक हूं मैं, कैसे कह दो कि अक्षम हूं मैं, कैसे कह दो कि अक्षम हूं मैं, जाने कितनों की क्षमताओं का मानक हूं मैं, जाने कितनों की क्षमताओं का मानक हूं मैं, कैसे कह दो कि असहाय हूं मैं, कैसे कह दो कि असहाय हूं मैं, जाने कितनों का एकमात्र सहारा हूं मैं, कैसे कह दो
कि दुर्बल निबल हूं मैं, कैसे कह दूं कि दुर्बल निबल हूं मैं, जाने कितनों का मनोबल हूं मैं। कैसे कह दूं कि घनघोर श्याम हूं मैं, कैसे कह दूं कि घनघोर श्याम हूं मैं, जाने कितनों का सतरंगी मेघ धनुष हूं मैं, सतरंगी मेघ धनुष हूं मैं। और अब गौर अंतिम पद पे आप लोग प्लीज अपना ध्यान दीजिएगा कि अंतिम पद है। कैसे कह दो कि अंधकार में डूबा हूं मैं, कैसे कह दो कि अंधकार में डूबा हूं मैं, जाने कितनों का शरद चंद्र हूं मैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि हम फिर से उनको सुनेंगे एक और प्रोग्राम में, एक और कड़ी में फिर से। और क्या बोलते हैं, मजा आ गई है ना, गुजराती में मतलब मजा आ गई। भूपेश जी को इनके फादर भी आए, पाटिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी बीच में हमारे बीच में डॉक्टर